हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंगेश कुलकर्णी फ्रॉम कैंडिड वेल्थ एजुकेशन। आज हम लोग एक फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है SPIC, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसका हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमने ये स्टॉक में ट्रेड लिया है। हमारा बाय प्राइस है 70.8 रुपीज़ और करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज़ है। तो ये कंपनी हमने पोजिशनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इसको क्यों ऐड किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये पूरा हम लोग इन डेप्थ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और अगर इसमें अगर ट्रेड चल गया तो अच्छा ये स्टॉक मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल रखता है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर दीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आइडियाज़ फॉर लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल ट्रेडिंग शेयर करते हैं। नाउ कमिंग टू SPIC, SPIC इज़ वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी। तो जो यूरिया बनाते हैं, नीम कोटेड यूरिया ये बनाते हैं। सो ये 1969 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 52-53 ईयर्स हो गए इस कंपनी को। और मिस्टर M A चिदम्बरम और टिडको मतलब तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इनका ये जॉइंट वेंचर है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेक अभी सेल कर दिया है, लेकिन वो भी मतलब प्रमोटर ही है। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो 6.2 लाख टन्स ऑफ नीम कोटेड यूरिया ये बनाने की कैपेसिटी है। और जो भी मतलब यूरिया के जो भी प्लांट्स है, तो इंडिया में जो भी मतलब अर्ली जो जिन्होंने चालू किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, तो उसमें से एक बहुत ही रेप्यूटेड नाम है SPIC। और ये जो भी मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, तो इसमें क्या है कि रिसेशन और कोरोना वगैरह इसका कुछ टेंशन नहीं है। तो अगर कोविड का भी अगर कुछ एक बड़ा वेव आ गया, आना नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आ गया, तो एज अ बिजनेस हमको सोचना चाहिए कि वो केस में ये थोड़ा सा मतलब इसमें टेंशन की बात नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो इसमें मतलब इनका बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा। लास्ट फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था और गोइंग फॉरवर्ड भी वो अपने को टेंशन नहीं है। तो ये विकीपीडिया के ऊपर से कुछ मैंने डेटा लिया है। इसका चेन्नई में हेडक्वार्टर ये कंपनी, और जैसा मैंने बताया कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ है 18 दिसंबर 1969 को। एंड जॉइंट वेंचर है M A चिदम्बरम मतलब ये एक तमिलनाडु के रॉयल फैमिली से है। और अपने जो कांग्रेस के लास्ट टर्म में फाइनेंस मिनिस्टर थे P चिदम्बरम, तो इनके मतलब रिलेटिव है। तो अभी जो करंटली जो कंपनी के चेयरमैन है, तो उनके ये मतलब P चिदम्बरम और वो आज के चेयरमैन वो कज़िन है। सो फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा पावर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के जो भी एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में, उसमें भी इनका प्रेजेंस है। लेकिन मेनली इनका जो भी है यूरिया का ही मेन उनका प्रोडक्शन है, मेजर रेवेन्यू वहीं से आता है। और जो भी ये इनका मैन्युफैक्चर होता है फर्टिलाइज़र, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ही प्रोक्योर करती है। और जो भी मतलब एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए जो सब्सिडाइज्ड यूरिया रहता, तो गवर्नमेंट फिर वो फार्मर्स को आगे पास ऑन करती है। सो जो भी मतलब अभी लास्ट एक 15-20 ईयर्स से अगर देखा जाए, तो कंपनी का थोड़ा सा डेट बहुत बढ़ गया था। और जो भी उन्होंने एक्सपांशन प्लान किया, तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो इसके लिए मतलब 2001 से लेकर 2010 तक ये कंपनी ने काफ़ी रफ पैच देखा है। और लेकिन अभी ठीक ठाक हो गया है। तो जैसे मैंने बताया 4 इनके डिवीजन है। मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर फर्टिलाइज़र है, फिर फार्मास्यूटिकल डिवीजन है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं पेनिसिलिन जी, पोटेशियम और APIs। तो उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सॉल्यूशंस मेनली इन फर्टिलाइजर्स। और लास्ट वाला है एग्री बिजनेस डिवीजन। तो जो भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, हाइब्रिड सीड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, वो भी ये सप्लाई करते हैं। उसके अलावा इनके ही ग्रुप कंपनीज है जैसे मनाली पेट्रोकेमिकल है और कई सारे कंपनीज इनके हैं। तो आज का अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग है 39.2%। इंस्टीट्यूशंस इसमें काफ़ी कम है, 16.2% है। म्यूचुअल फंड भी नहीं है क्योंकि ये कंपनी मतलब स्मॉल कैप है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 29% है।
और ये ऐसा बेसिक कंपनी का इंफॉर्मेशन है। तो जो ये लास्ट स्लाइड में हमने देखा M.A. चिदम्बरम, तो इनको एक बेटा और एक बेटी है। तो वो जो उनके बेटे हैं अश्विन सी मुथिया, इनका भी अभी एज 81-82 हो गया, लेकिन 2000 के आसपास चिदम्बरम साहब का डेथ हो गया। तो उसके बाद में अश्विन सर ने कंपनी टेक ओवर की है, मतलब ये अभी चेयरमैन है। और काफ़ी अच्छा इन्होंने कंपनी के रिगार्डिंग जो भी ग्रोथ के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एक विजन रहने वाला ये आदमी है। और ये अभी SPIC के चेयरमैन है, मनाली पेट्रोकेमिकल के भी चेयरमैन है, एंड SIL के भी ये चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो ऐसे मतलब इनका जो बिजनेस अगर देखेंगे तो यही है, फर्टिलाइज़र ही है। इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो भी एग्रीकल्चर में बेसिकली जो फर्टिलाइज़र लगते हैं, तो उसको अगर क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और बायो फर्टिलाइज़र्स। उसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ बायो पेस्टिसाइड्स, प्लांट बायो स्टिमुलेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो ऐसे ये डाइवर्स इनके प्रोडक्ट्स है, लेकिन इनका जो भी एक बेस है, मतलब एक फोकस्ड है कि फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम करना है वही करते हैं। और क्योंकि ये अभी तमिलनाडु की एक कंपनी है, और जैसा मैंने बताया पी चिदम्बरम साहब इनके कज़िन है करंट SPIC चेयरमैन के, सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिंकेज भी है, और वो भी मतलब एक बेनिफिट उनको मिलता रहेगा। तो एक पॉलिटिकली लिंक्ड जो कंपनीज रहती है, तो उसमें क्या है कि ये भी हमको देखना चाहिए कि अगर जो आज का करंट गवर्नमेंट है, अगर उनका पावर अगर चला गया और अपोजिशन अगर पावर में आया, तो वो केस में फिर कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एस्पेक्ट से मैंने कुछ स्टडी किया, तो उसमें मैंने देखा है कि 2021 में तमिलनाडु का इलेक्शन हो गया है असेंबली। मेनली स्टेट इलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे वो तो चलता रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। तो इसमें 2021 में जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें UPA का ही मतलब लेड बाय स्टालिन साहब। तो M.K. स्टालिन अभी चीफ मिनिस्टर है, और उनका जो DMK पार्टी है, तो उनके 125 MLAs है, और कांग्रेस और वो जो भी उनके अलाइड पार्टीज है उनके साथ इनका अलायंस है, और उनका 159 सीट्स है अभी, और टोटल असेंबली में सीट्स है 234। मतलब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी है। और NDA जो है, BJP लेड NDA, उनके 75 सीट्स है। तो अभी पॉइंट नंबर 1 क्या है, 2026 में अभी इलेक्शन हो गए, तो तब तक अपने को टेंशन नहीं है, अपन तो अभी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं इसमें। सो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या है कि अपना स्टॉप लॉस भी रहता है, एंड ये नॉर्मली हमारा टाइम होराइजन एक 18 से 24 महीना, तो मतलब मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स रहता। सो लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर अपने को लॉस हो सकता है। तो वो पॉलिटिकल इशू अभी कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 2026 तक। और 2026 में भी NDA का पावर तमिलनाडु में आने की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, एज कम मतलब आज के अगर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो एक टेंशन नहीं है। हमारा एक दूसरा चैनल है कैंडिड स्विंग ट्रेडर, तो जैसा ये चैनल के ऊपर हम लोग पोजिशनल ट्रेड्स शेयर करते हैं, तो वैसे ही स्विंग ट्रेड्स रहते हैं हमारे, 1 से 6 महीने तक का टाइम होराइजन रहता। तो वो हमारा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक अभी की ट्रिगर है SPIC का, एक बहुत ही उन्होंने अ, अ, अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है कि जो भी मतलब फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक गैस की ज़रूरत होती है, मतलब फ्यूल चाहिए। तो पहले ये क्या करते थे, नैफ्थलीन करके जो फ्यूल है वो यूज़ करते थे, तो अभी उन्होंने क्या किया है, चेंज किया है, नेचुरल गैस अभी यूज़ कर रहे हैं। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आर्टिकल है हिंदू बिजनेस लाइन का, और इसमें इन्होंने लिखा है कि SPIC इज एंटरिंग अ न्यू ग्रोथ एरा एज द फर्टिलाइजर कंपनी मूव फ्रॉम हाई कॉस्ट नैफ्था बेस्ड प्रोडक्शन। मतलब नैफ्थलीन जो भी था, नैफ्था गैस, तो उसका कॉस्ट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। इसके आगे इन्होंने लिखा है, अ मूव विच विल हेल्प कंपनी नॉट ओनली ग्रो इट्स टॉप लाइन बट ऑल्सो अचीव सस्टेनेबल प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड। मतलब ये सेल्स भी बढ़ेंगे और बॉटम लाइन भी बढ़ेगी। सो इनको
ये जो आर्टिकल है अप्रोक्सीमेटली मार्च 21 का है। तो इन्होंने लिखा है कि स्टार्टेड रिसीविंग सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस डायरेक्टली फ्रॉम आईओसी's रिसेंटली इनॉग्रेटेड natural gas pipeline at its Tuticorin factory. So the total natural gas requirement for SPIC is about 1.5 MMSC MD, मतलब million metric standard cubic meter per day. In the first phase, about 60% of the natural gas requirement as feedstock and fuel will be made available directly. तो ये मार्च 21 का है, तो अभी ये 100% पूरा नेचुरल गैस का इनको सप्लाई मिल गया है, सितंबर में पूरा 100% हो गया। सो इन द सेकेंड फेज, मतलब सेकेंड फेज भी अभी कंप्लीट हो गया, तो उसका वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस अ चीपर रॉ मटेरियल एज कम्पेयर टू नाफ्ता विच SPIC वॉज यूजिंग टिल नाउ, स्टोरेज विल बी एलिमिनेटेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द सब्सिडी आउटफ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिड्यूस एंड इंश्योर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर SPIC। तो इसमें 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, नाफ्ता के कंपेयर में नेचुरल गैस चीपर है रॉ मटेरियल। सेकेंड, क्योंकि अभी नेचुरल गैस का पाइपलाइन इन्होंने लगाया, तो नाफ्ता का स्टोरेज जो कॉस्ट था वो अभी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली नेचुरल गैस आ रहा है पाइपलाइन से। एंड थर्ड, क्योंकि अभी ये अच्छा मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल को इन्होंने स्विच किया है, तो सब्सिडी भी इनको मतलब सब्सिडी का भी जो है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा। तो यही आर्टिकल में आगे इन्होंने लिखा है, इट इज़ अ गेम चेंजर। तो इन्होंने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो एज कम्पेयर टू जो भी इनका मार्केट कैप है 1.5-2 हज़ार का, वो कंपैरिजन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन इसका जो भी बेनिफिट मिलता है वो लाइफ टाइम आगे मिलता ही रहेगा। सो इन्होंने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू कन्वर्ट टू नेचुरल गैस बेस्ड ऑपरेशंस, क्योंकि उनके जो भी मशीनरी है, प्लांट है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूल लाया तो सब हो गया। तो जो भी मशीनरीज है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नए मशीन लगाने पड़ेंगे, तो वो सब उन्होंने किया है। एंड विथ नेचुरल गैस एज अ फीड स्टॉक वी विल बी एबल टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन वॉल्यूम्स टू अबाउट 7 लाख टन्स। तो क्योंकि क्या होता है कि नैफ्ता में मेंटेनेंस के लिए एक साल में कम से कम 20-25 दिन इनके जाते थे, तो उतना प्रोडक्शन लॉस होता था। तो अभी बिकॉज ऑफ नेचुरल गैस वो उनका लॉस नहीं होगा, तो इसके वजह से डायरेक्टली मतलब 6,20,000 टन से 7 लाख टन हो जाएगा। मतलब ये करीब करीब 13-14% तो इधर ही इनका सेल बढ़ गया। सो रीज़न क्या है, एज इट विल रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड लोअर नंबर ऑफ शट डाउन डेज। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विल बी लोअर नाउ, क्योंकि स्टोरेज का टेंशन नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। और विथ ऑल दिस वी विल सी गुड इंप्रूवमेंट्स इन आवर बॉटम लाइन। ये कौन कह रहा है? मनीष नागपाल जी कह रहे हैं, CEO फर्टिलाइजर्स ऑफ SPIC। अभी चलते हैं फाइनेंशियल्स। जो भी हमने ये न्यूज़ और ये सब देखा, तो ये फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है का, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने स्क्रीनर ओपन किया है। स्क्रीनर के ऊपर मार्केट कैप कंपनी का है 1560 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 76.6 रुपीज़। हमने ये हमारे फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था अप्रोक्सीमेटली 70-71 पे। तो क्योंकि क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर मुझे दिख गया तो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या इमीडिएटली विद इन 30 सेकेंड्स में मैसेज टाइप करके भेज सकता हूँ। तो आप वो फ्री व्हाट्सएप का बेनिफिट ले सकते हैं ब्रॉडकास्ट का। उसका डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो वो नंबर पे आपको बस आपका नाम व्हाट्सएप करना रहेगा। बुक वैल्यू कंपनी का है 30.8 रुपीज़, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.5 टाइम्स है। पी आज का है 7.5, तो बहुत ही सस्ता ये अपने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग है 53.3%। एंड टेक्निकल्स भी हम लोग देखेंगे। प्रोज इसमें इन्होंने दिए कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट CAGR 43.9% है। फिर एक इन्होंने कॉन्स में लिखा है कि डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, तो ठीक है, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स ग्रोथ लो है, टैक्स रेट लो है, क्योंकि सब्सिडी और ये सब है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है ये। और अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम, तो अदर इनकम तो इनका है ही लास्ट 10 ईयर से। पीयर कंपैरिजन अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो टाइप का मोमेंटम अभी दिख रहा है, तो समथिंग इज चेंजिंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो GNFC में हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था F&O में। कोरोमंडल इंटरनेशनल अप ट्रेंड में चला गया है, चंबल फर्टिलाइजर्स अप ट्रेंड में है, GSFC भी अप ट्रेंड में है। तो ये सब जो भी नेशनल फर्टिलाइजर में अभी भी ब्रेकआउट हुआ है। सो क्या है कि ये पूरा सेक्टर ही अभी आगे दौड़ने के लिए तैयार है। और ये सेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे स्मॉल कैप कंपनी मार्केट कैप वाइज SPIC है।
एंड सेकेंड पॉइंट, पी वाइज भी अगर देखेंगे तो सबसे सस्ता यही स्टॉक है। कमिंग टू क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स अगर देखेंगे तो नॉर्मली क्वार्टरली रन रेट इनका 350-400 करोड़ का था। लास्ट 3 क्वार्टर में इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किए। जून 21 में 499 करोड़, सितंबर 21 वाज द हाईएस्ट 606 करोड़, 616 करोड़, दिसंबर 21 492 करोड़, और अभी जो मार्च का रिजल्ट आएगा वो भी काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसके पहले ओपीएम अगर देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर को छोड़ेंगे तो एवरेज ओपीएम था 6 to 7%, और लास्ट 3 क्वार्टर का ओपीएम हो गया 10 to 12%। तो ये क्यों हुआ है? जो हमने आर्टिकल देखा था कि नेचुरल गैस में उन्होंने स्विच किया है और उनका मार्जिन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो ये सब अभी इसका हमको फाइनेंशियल्स में एविडेंस मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, कोई तो आर्टिकल देख लिया, न्यूज़ पढ़ के बाय किया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कोई भी कंपनी ढूंढते हैं और उसका ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं कि जो भी कंपनी कह रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा, हर कंपनी तो कहती है कि हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो इसको हमको क्वार्टरली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ तो ही हम लोग बाय करते। तो वो रिफ्लेक्शन अभी हो गया है। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है, 50 to 60 करोड़ का रन रेट है, और ये 4 क्वार्टर अगर देखेंगे तो ये सस्टेन हो रहा है। यूरिया के प्राइसेस भी बढ़े, उसका भी एक रीज़न है, लेकिन ठीक है। वो सेल्स, ईयरली सेल्स देखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ डबल हुए हैं। ओपीएम देखेंगे तो कुछ साल पहले जैसा मैंने बताया, कुछ 2002 से ये थोड़ा कंपनी रफ पैच इन्होंने देखा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स और बिजनेस ऑपरेशंस, और अभी लास्ट 5 to 6 ईयर्स का 5-6% ओपीएम था, अभी 10% हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो गया क्योंकि डेट इन्होंने कम किया। नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का 207 हुआ है, बीच में 1-2 साल लॉस भी पोस्ट किया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 5 ईयर्स का एवरेज है 15%, जो हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है। बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो रिजर्व्स माइनस थे 2013 तक, उसके बाद में जो 19, 27, 58, 96, 141, 167, 231, 312 और 423, नॉट अ सिंगल ईयर जिसमें रिजर्व्स में डी ग्रोथ हुई है। तो अब ये कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने रफ पैच देखा है तो वो दैट इज़ गॉन नाउ, और कंपनी इज़ रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ द कमिंग डेज। सो फाइनेंशियल्स अभी काफ़ी एक रेजिलेंट हो गए, और लास्ट एक 7-8 साल में देखेंगे तो एक भी साल लॉस पोस्ट नहीं किया उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बोरोइंग्स देखेंगे तो 5500 करोड़ का मार्क ये था, लोन था, वो कम करते करते अभी आ गए 104 करोड़ पे। तो मतलब नथिंग, ये ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं हम लोग। सो ऐसा इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं मिला है, लेकिन 1-2 वेबसाइट पे मैंने देखा तो इसमें मेजॉरिटी मतलब जो भी प्रोमोटर है, प्रोमोटर एंटिटीज़ वो है, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, और FIS DIS में भी इतना कोई नहीं, LIC का एक माइनर स्टेक है 2-3% का। अभी चलते हैं हम लोग टेक्निकल्स की ओर। टेक्निकल, ये भी SPIC का मंथली चार्ट है। तो 2000 से लेके 2022, लास्ट 22 ईयर्स का ये चार्ट है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का बहुत ही स्ट्रांग काम कर रही थी। इसमें ये ट्रेंड लाइन से ऑलमोस्ट 3 बार रिवर्सल दिया, एक बार 1999 में, फिर 2008 में, 2018 में, और अभी इसने 21 में इसमें ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस बार फेल नहीं हुआ। फेल मतलब क्या है कि 60 से अगर डायरेक्टली 10 रुपये तक आ जाता तो इसको हम लोग बोल सकते थे कि ये फेल हो गया। तो इसने क्या किया है कि कंसोलिडेशन किया है 45 to 60 के रेंज में, और फिर से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, जो फंडामेंटल्स में हमको दिख रहा है कि कोई कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो रहा है, वही हमको चार्ट पे भी दिख रहा है। 2018 से लेके 22 तक इसने कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया है। ये कप है, ये हैंडल है, इसको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स में क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है सक्सेस मिलने की, और ये कप एंड हैंडल का भी हमको ब्रेकआउट मिला है। डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे भी ऑलमोस्ट सेम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। तो अगर सेम पैटर्न मंथली और डेली चार्ट पे अगर देखने को मिलता है
तो हाई कन्विक्शन वाला पैटर्न रहता है फिर वो। और डेली चार्ट पे 44 रुपीज़ पे एक डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद में अभी एक मार्च में इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो वो टाइम पे ही हमने एक्चुअली इसको बाय किया था। और करंट मार्केट प्राइस है इसका 76 रुपीज़। तो अगर ये चल गया, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मंथली पे हुआ है, 22 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, पीई भी कम है, तो अगर चल गया तो इसमें 100, 200, 300, 500% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ऐसा है कि जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, और कुछ भी गलत भी हो सकता है, तो इसमें हमारा आज का स्टॉप लॉस है 44 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस अगर रिवाइज हो गया तो उसका जो भी अपडेट है हमारे फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे हम लोग पोस्ट कर दे रहेंगे। और देखते हैं फिर। अभी ये मेरे हिसाब से ये हाई कन्विक्शन ट्रेड है, तो हमारा एलोकेशन नॉर्मली 4% रहता है हर स्टॉक में, और स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया तो 20-25% जाता है। अगर स्टॉक चल गया तो 100, 200, 500% भी हमको मिलता है। तो ऐसा हमारा ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने ये बाय किया है। आई होप कि इस वीडियो से कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली रहेगी, आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ये वीडियो ऐड वैल्यू ऐड करेगा। सो चैनल देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।